हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से लाई हूँ इतिहास का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला, जो आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। लेकिन इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा है तो जाके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष जिसे भरध्वज का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? पहला है रुद्रदामन, फर्स्ट का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, और चौथा है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, फिर हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था दोस्तों? पहला है कृषि से, और दूसरा है व्यापार से, तीसरा है महिला कल्याण से, चौथा है सेना से। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था दोस्तों? तो ये था कृषि से। कृषि को ही सीता अध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? पहला है मास्की का अभिलेख, और दूसरा है रुद्रदामन अभिलेख, और तीसरा है जूनागढ़ अभिलेख, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलिंग विजय का जो वर्णन है वो किस अभिलेख से प्राप्त होता है दोस्तों? बताइए फटाफट। तो ये प्राप्त होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें मास्की का अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख और जो जूनागढ़ का अभिलेख इससे नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति जो था वो कश्मीर में आयोजित की थी? पहला है अशोक ने, या फिर अजातशत्रु ने, या फिर कनिष्क ने, या फिर कालाशोक ने। तो जो कश्मीर, आप कभी कभी पूछेगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कश्मीर में। और ये किसने आयोजित किया था दोस्तों? तो ये आयोजित किए थे, फटाफट आंसर बताइए। तो ये किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पहला है सारनाथ लेख से, या फिर बेसा नगर लेख से, या फिर अयोध्या लेख से, या फिर हाथी गुम्फा लेख से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या लेख से जो है ये 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के जो पूर्वज थे वो मूलतः किस स्थान से थे दोस्तों? पहला है मगध, दूसरा है प्रयाग, या फिर तीसरा है उज्जैन, या फिर चौथा है सौराष्ट्र। तो शुंगों के जो पूर्वज वो किस स्थान से थे दोस्तों? तो ये थे उज्जैन से। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में या फले फूले? ठीक है दोस्तों, इसे क्या पूछा गया है? प्राचीन काल में जो साहित्यिक इतिहास है
पाणि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं वो किस राजवंश के समय में फले फूले? पहला है पुष्यभूति के शासनकाल में, या फिर कुषाण के शासनकाल में, या फिर शुंग के राजवंश में, या फिर गुप्त के शासनकाल में। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा शुंग के शासनकाल में। जो पाणि और पतंजलि थे वो काफ़ी फले फूले, इनका नाम हुआ। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? पहला है शाक वंश का, या फिर कुषाण वंश का, या फिर सातवाहन वंश का, या फिर शुंग वंश का। तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ दोस्तों? तो ये हुआ था शुंग वंश का। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न योग के आविष्कारक थे। इसमें क्या पूछा गया? योग के आविष्कारक कौन थे? पहला है आर्यभट्ट, या फिर चरक, या फिर पतंजलि, या फिर रामदेव। तो योग के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? तो ये थे पतंजलि। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभाष्य के लेखक जो पतंजलि हैं वो किससे समसामयिक थे? ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे चंद्रगुप्त मौर्य के, या फिर अशोक के, और या फिर पुष्यमित्र शुंग के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के। तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के दोस्तों। पतंजलि किसके समसामयिक थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था। पहला है चालुक्य, या फिर पल्लव, या फिर राष्ट्रकूट वंश, या फिर सातवाहन वंश। तो निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है दोस्तों? तो ये जो सातवाहन वंश है ये सबसे पुराना राजवंश है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की जो राजधानी थी वह कहाँ अवस्थित थी? पहला है अमरावती में, या फिर नांदेड़ में, या फिर नालदुर्ग में, या फिर दुर्ग में। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी दोस्तों? तो ये अवस्थित थी अमरावती में। कहाँ थी? अमरावती में। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या था? सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो था वो निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? चेर का था, या फिर चोल का था, या फिर पांड्य का था, या फिर सातवाहन वंश का था। तो सिमुक किस वंश के संस्थापक थे? फटाफट आंसर बताए। तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक था दोस्तों। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? पहला है प्रतिष्ठान, दूसरा है नागा अर्जुन कोंडा, या फिर तीसरा है सकल अथवा साइलकोट, या फिर चौथा है पाटलिपुत्र। तो सातवाहनों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो ये राजधानी थी प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो प्रतिष्ठान थी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? पहला है वायु पुराण में मिलता है, या फिर विष्णु पुराण में, या फिर मत्स्य पुराण में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है दोस्तों? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है?
किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? पहला यज्ञश्री सातकर्णी, या फिर शतकर्णी, या फिर गौतमी पुत्र शतकर्णी, या फिर वशिष्ठ पुत्र शतकर्णी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पहला है पुष्यमित्र शुंग, और दूसरा है खारवेल, और तीसरा है गौतमी पुत्र शतकर्णी, और चौथा है वसुदेव। निम्नलिखित में से कौन सा शासक व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो ये कौन कहा जाता है? गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस शासकों में किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? पहला है पुष्यमित्र शुंग के लिए, या फिर खारवेल के लिए, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए, या फिर सुदर्शन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी के लिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, मरम्मत कराया? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने, या तो फिर बिंदुसार ने, या फिर अशोक ने, या फिर रुद्रदामन ने। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था दोस्तों? तो ये कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। शक संवत प्रारंभ होता है, शक संवत प्रारंभ होता है दोस्तों 78 ईसा से, या फिर 58 ईसा पूर्व से, या फिर 120 ईसा से, या फिर 320 ईसा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 78 ईसा से। ठीक है, शक संवत कब से प्रारंभ होता है? 78 ईसा से। विक्रम संवत पूछिएगा तो दोस्तों उसी में 98 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? पहला है काठियावाड़ के रुद्रदामन के, या फिर अशोक के, या फिर राजेंद्र प्रथम के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो ये काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो हैं वो वर्णित हैं? पहला है जूनागढ़, दूसरा है भीतरी, तीसरा है नासिक, और चौथा है सांची। तो किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं दोस्तों? तो ये है जूनागढ़। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? पहला है पुष्यमित्र शुंग ने, या फिर दूसरा है मेन्नार ने,
तीसरा है वेंकटफिशस ने, या फिर चौथा है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन व्यापक पैमाने पर किसने किया था दोस्तों? फटाफट आंसर बताइए। तो ये किए थे वेंकटफिशस ने। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन ए कहा गया है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण था कि उसने सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसमें अब देखते क्या है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे क्योंकि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसमें पूछा गया है उपयुक्त में से एक सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही बताना है कि सही क्या हम फटाफट आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये जो कथन है वो तो सही है, लेकिन जो कारण है दोस्तों ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 78 ईसा सन, या 81 ईसा, या फिर 98 ईसा, या फिर 121। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 81 ईसा सन। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यह आज का लास्ट प्रश्न है, तो चलिए बिना देरी करते इसको पढ़ते हैं और आंसर बताते हैं फटाफट कि इसका आंसर क्या होगा। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 178 BC में, या फिर 101 AD में, या फिर 58 BC में, या फिर 78 AD में। तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 78 AD में। ठीक है, तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।